हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, प्रियंका, सचिन, एसपी, देशराज, सैनी, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे थे और उम्मीद करता हूँ कि शानदार तरीके से आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। और साथ के साथ 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपना जो पिछला मैटर है, जो काम की बातें हैं, जो आपको नहीं आती हैं, उन पे फोकस किया करो, ताकि आगे जितने भी सवाल हैं उनमें दिक्कत ना आए और फटाफट उन सवालों को आप कर सको। ठीक है ना? चलो भाई, थोड़ा सा हम आगे चलें अब। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कमेंट कर दो भैया, कोई प्रॉब्लम आपके मन में चल रही है भैया। ठीक है, राम राम भाई, राम राम सब, राम राम, राम राम भाई, राम राम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सवालों को पढ़ने का तरीका और उनको करने का तरीका आपका शानदार होना चाहिए। अब दोनों ही अगर आपके सही होंगे तभी आपके सवाल जो हैं वो आपकी पकड़ में होंगे, आपकी गिरफ्त में होंगे। अब कैसे? देखो, पढ़ने का तरीका देखना। अब आपको पता है कि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 2022। अब 22 में शायद ये सवाल नहीं आया है, तो 23 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सवाल तो इंपॉर्टेंट ही है हर साल के लिए। 2024, 25, 26 जब भी आएगी ना, उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो 2023 में ये सवाल आ सकता है। अब सवाल है क्या, उसको देखते हैं अपन। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने सवाल को पढ़ा। यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग टू g, तो सिद्ध कीजिए कि g एक आबेली ग्रुप है। इफ g इज ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग टू g फॉर थ्री कॉन्स्टेटिव इंटीजर। ठीक है, कॉन्स्टेटिव मतलब यानी कि कंटिन्यूसली बोल सकते हो, कंटिन्यूसली इंटीग्रल एन, देन शो दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, सवाल पढ़ा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। सवाल आपके सामने दिख रहा है, तो आप भी खुद पढ़ सकते हो सवाल को। ठीक है, एक बार आप खुद पढ़ो सवाल को, फटाफट देखो और खुद पढ़ो। अब प्यारे बच्चों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एज ए स्टूडेंट जब मैंने पहली बार सवाल को पढ़ा, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मेरी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि यार सवाल को पढ़ा, लेकिन मैंने पीछे का पूरा बेसिक क्लियर कर रखा है, लेकिन मेरे को सवाल समझ में नहीं आया और इस सवाल में करना क्या है ये मुझे पता नहीं चला है। ये आपकी अप्रोच कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर ये सवाल मुझे नहीं आता है, इसका मतलब इस सवाल में कुछ नया लॉजिक होगा और वो मुझे सीखने को मिलेगा, वो मुझे सीखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहली बात जो आप नोट करोगे वो क्या है? सबसे पहली बात है वो ये है कि मेरे पास में तीन क्रमागत पूर्णांक, तीन क्रमागत पूर्णांक, यानी कि आप देख सकते हो कॉन्स्टेक्टिव इंटीजर्स, या फिर आप बोल सकते हो थ्री कॉन्टिन्यूसली इंटीजर नंबर, तीन क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, अब ये होते क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये मेरे में सवाल उठ रहा है मेरे कि हाँ, कि कोई तीन पूर्णांक हैं, लेकिन मैंने अभी केवल क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, उसके आंसर को नहीं किया है। ठीक है, पहली बात तो मेरे दिमाग में ये चल रही है कि ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें जो प्रूफ करना है ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n डॉट में बी की पावर n, और ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी आपको
दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आभेली ग्रुप है। तो तीसरे नंबर पे आपको प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि हमारे पास में जी क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। और साफ सी बात है, जी को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में ए प्रूफ करना पड़ेगा। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। लेकिन अब दिक्कत कहां पड़ रही है? ये क्या है? तीन क्रमागत पूर्णांक, थ्री कॉन्स्ट्रक्टिव इंटीजर्स नंबर क्या है ये? क्या करें इनका? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो एक बार पूरे सवाल को छान मारा। इस एक वर्ड के अलावा पूरे जितने भी वर्ड्स यहां पे यूज किए हुए हैं सभी के बारे में हम जानते भी हैं और अभी तक हमने उनके बारे में पढ़ भी लिया है। क्या मेरी बात बिल्कुल सही है क्या? शर्ट सही है क्या? भी है सही, खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मजाक की बात है। तो थोड़ा फोकस करो। मैंने क्या कहा आपसे कि अभी तक जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं पीछे, वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे और हमने देख भी लिए। मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ठीक है, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ और इसको भी जानता हूँ। लेकिन एक नया वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तीन क्रमागत पूर्णांक। बस इसी से अगर मेरा परिचय हो जाए उसके बाद में तो पूरे रामायण जो है उसके बारे में मैं जानता हूँ। बात क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट के लिए सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होगा। माना जी एक ग्रुप है एवं तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए, अब तीन क्रमागत पूर्णांक n के लिए हम बात करते हैं। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n आपको गिवन है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी एक आभेली ग्रुप होता है। मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आपको प्रूफ करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके तीन क्रमागत पूर्णांक जो हैं वो मैंने ये मान लिए हैं, ए बी की पावर n, ए बी की पावर n प्लस वन और ए बी की पावर n प्लस टू। थ्री कॉन्टिन्यूसली इंटीजर नंबर जो है वो मैंने आपके सामने मान लिए हैं, ए बी की पावर n, ए बी की पावर n प्लस का वन और ए बी की पावर n प्लस का टू। तो आपके मन में जो सवाल चल रहा था कि सर ये थ्री कंटिन्यूसली इंटीजर नंबर या फिर थ्री क्रमागत पूर्णांक जो हैं वो क्या है, वो आपके सामने है। और पूर्णांक नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब वैल्यू हमारे पास में अपॉन में, बटे में, टुकड़े में नहीं आनी चाहिए, वैल्यू पूरी होनी चाहिए 1 2 3 4, उसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपने देखा कि मेरे पास तीन क्रमागत पूर्णांक जो है ए बी की पावर ये है, ये है। समीकरण नंबर 1 2 3 आपके पास में है। समीकरण नंबर 3 से मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना। ए बी की पावर n प्लस का टू बराबर ए की पावर n प्लस का टू बी की पावर n प्लस का टू। बिल्कुल सही है भाई, मैं लिख सकता हूं ना भाई, ए बी की पावर n प्लस का टू है तो मैं ए की पावर n प्लस का टू भी लिख सकता हूं और बी की पावर n प्लस का टू भी लिख सकता हूं। उसके बाद में मैंने इसको नीचे थोड़ा सोल्व किया, तो यहां पे ध्यान से देखो मैंने क्या करा, ए बी की पावर n प्लस का वन मैंने अलग कर दिया और ए बी की पावर मैंने वन अलग कर दिया। ठीक है, बराबर मेरे पास यहां पे देखो ए की पावर n प्लस का टू है, तो मैंने क्या लिख दिया, देखो ए की पावर n प्लस का वन मल्टीप्लाई में ए। ठीक है, उसके बाद में यहां पे b की पावर n प्लस का टू था तो b की पावर n प्लस का वन मल्टीप्लाई में b। अब आपने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब आपने क्या कहा कि मेरे पास देखो a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस का वन। भाई साफ सी बात है यार, a b की पावर n प्लस का वन लिख रखा है, मैं a की पावर n प्लस का वन लिख सकता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखो, अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करो यहाँ पे। a की पावर में n प्लस का n लिख सकता हूँ और मैं b की पावर n प्लस का लिख सकता हूँ। और मेरे पास जो ए बी है ना, देखो a और मेरे पास b, बराबर में देखो a की पावर n प्लस का वन, ऐसे कैसे? फिर देखो ये मेरे पास में a जो था, a मल्टीप्लाई में आपका b n प्लस का वन मल्टीप्लाई में b। अब देखो इधर देखो, लेफ्ट साइड में यहां पर भी a की पावर n प्लस का वन है, यहां पर भी a की पावर n प्लस का वन है। तो मैंने वाम निरसन नियम, जो आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, उससे मैंने इसको काट दिया। काट के शो नहीं करेंगे एलजेब्रा में, आपने लिख दिया ना, इसका मतलब ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद b की पावर n प्लस का वन मल्टीप्लाई में a, बाहर भी ऐसे कैसे, बराबर a की पावर b की पावर n प्लस का वन मल्टीप्लाई में b मेरे पास में। अब ध्यान से देखना,
मैंने क्या करा, इसको किस प्रकार से अरेंज किया, देखो बी की पावर एन प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, बाहर की तरफ बी है ना, तो राइट कैंसिलेशन लो से मेरा जो बी है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या, देखो बी की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में ए, और ए की पावर ए मल्टीप्लाई बी की पावर एन प्लस का 1 मेरे पास बच गया है। थोड़ा सा मैं आगे चला तो बी की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में ए बराबर ए की पावर, सॉरी ए मल्टीप्लाई में है बी की पावर एन प्लस का 1। हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए की पावर एन से और ए की पावर एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या करा, देखो ए की पावर एन, यहाँ पे बी की पावर एन प्लस का 1 लिखा हुआ था तो मैंने बी की पावर एन को ऐसे कैसे लिख दिया, और यहाँ पे बी को तोड़ के लिख दिया। मल्टीप्लाई में ए बराबर, यहाँ पर ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो देखो यहाँ पर आप इसको बाहर ले आओ, ए की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में बी की पावर एन प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए की पावर एन बी की पावर एन को एक साथ ले लिया, बी डॉट ए मेरे पास में है बराबर, यहाँ पे देखो ए और बी की पावर एन प्लस का 1 मेरे पास में है, तब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ए बी की पावर एन प्लस का 1 है, वो किसके बराबर आ गया, ए की पावर एन बी की पावर एन मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ए बी की पावर एन मल्टीप्लाई में बी ए, और बराबर किसके आ गया, देखो ए बी की पावर एन प्लस का 1 है तो मैं ए बी की पावर एन लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लो से ए बी की पावर एन ए बी की पावर एन से कैंसिल हो गया, और बी डॉट में ए बराबर ए बी आ गया, आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या तो कर दिया, लेकिन बहुत कुछ हमने कर दिया। इसे कहते हैं अलजेब्रा, इसे कहते हैं अमूर्त बीजगणित। अब जिस बच्चे ने साथ के साथ कल्पना करी, इमेजिनेशन किया, उसको सब कुछ समझ में आ गया। मेरी दो बातों का ध्यान रखना, अगर आप यहां पे अलजेब्रा पढ़ रहे हो ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, तो भैया ध्यान रखना, पहली चीज समझना, ठीक है, और दूसरी बात क्वेश्चन को एग्जाम में करके आना, करके आना। इन दोनों स्टेटमेंट में रात और दिन का फर्क है। अभी अगर मैं इस सवाल को आपको नहीं भी समझाऊं तो ये सवाल आपके समझ में आ जाएगा, भाई क्या कर रहा हूं मैं। 3 क्रमागत संख्याएं थी मेरे पास में, ए बी की पावर एन, ए बी की पावर एन प्लस का 1, ए बी की पावर एन प्लस का 2, ठीक है। उन 3 क्रमागत संख्याओं में से किसी एक को ले लिया मैंने, और किसी भी एक को लेकर मैंने जो अपना क्रम विनिमय नियम है, यानी कि आभेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो जरूरी होता है क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको मैंने प्रूफ कर दिया। ये आपके सामने है, बी डॉट में ए बराबर ए डॉट में बी। अब यहां पे बीच में जो कैलकुलेशन हुई है वो कैलकुलेशन ही आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर समझने वाली बात करें तो आपके सामने नोट्स को मैं रख दूंगा और तुरंत आपके जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाएगी, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में सामने नोट्स थोड़ी रखे रहेंगे, तो वहां पर समझने में और करने में रात दिन का फर्क है। अब 90% बच्चे करते क्या हैं कि अलजेब्रा को थ्योरी की तरह पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, थ्योरी की तरह। आप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलजेब्रा को थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, और जैसे अलजेब्रा को थ्योरी की तरह पढ़ोगे केवल समझ में आएगा, लेकिन जैसे एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में पेज को खाली ही छोड़ के आओगे, क्योंकि कुछ लिखा तो आएगा नहीं आपसे। क्या लिखोगे, और लिख भी दोगे ना तो उल्टा सीधा कर करा के कॉपी भर के आ सकते हो, बाकी प्रॉपर आंसर आप कभी भी नहीं लिख सकते। इस बात का ध्यान रखना। और सपोज करिए आपने अलजेब्रा को फील करना चालू कर दिया, महसूस करना चालू कर दिया कि अच्छा ये एलिमेंट है, ये इनवर्स है, ये आइडेंटिटी है, ये वो है, ये वो है, आपने फील करना चालू कर दिया, नियमों के साथ आप खेलने लग गए,
अच्छा क्रम में नहीं है मैं क्या, अच्छा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, अच्छा कुछ आगे लगाओ फिर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कुछ भी कर दो, लेकिन कुल मिला की बात ये कि मुझे लेके आना है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर कैलकुलेशन को याद कैसे रखें। कैलकुलेशन को याद रखने का सीधा सा तरीका है, एक बार डेरिवेशन को, थ्योरम को खुद समझो, और कम से कम एक बार देख के लिखो, 2 बार देख के लिखो, और 2 बार बिना देखे लिखो। ये है सीधा सा फॉर्मूला, और इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। अब क्या है, आप स्मार्टफोन वाले ज़माने में हो ना, तो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो शॉर्टकट है ही नहीं। पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट होगा तो वहाँ पे आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रिजल्ट पाना है प्रॉपर जो आपको चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस सवाल को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, और सभी की नज़रें बोर्ड पर होंगी, और आप ये कहोगे कि सर सवाल के आंसर में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देखना आप एक बार, ठीक है। सवाल तो आपको समझ में आ गया था। सवाल में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए प्रूफ करना है, आभेली ग्रुप के बारे में प्रूफ करना है। लेकिन वो 3 क्रमागत पूर्णांक वाली बात है, वो आपको कंफ्यूज कर रही थी, वो आपकी क्लियर हो चुकी है कि 3 पूर्णांक हमने कैसे लिए हैं, ठीक है। चलो, तो इस वाले का आंसर जो है, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मात्र 4 लाइन का आंसर है। हमने कहा कि हमारे पास में ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी की पावर एन, तो ए की पावर एन बी की पावर एन, ए डॉट बी की पावर एन प्लस का 1, तो यहाँ पे ए की पावर एन प्लस का 1 बी की पावर एन प्लस का 1, और ए बी की पावर एन प्लस का 2 बराबर ए की पावर एन प्लस का 2 और बी की पावर एन प्लस का 2। समीकरण 1 2 3। और मैंने ये कैसे लिख दिया, ए बी की पावर ए की पावर एन बी की पावर एन कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको दिया गया है, आपको गिवन है कि ए बी की जो पावर, आप इसको ओपन करोगे तो ए की पावर एन बी की पावर एन लिख सकते हो, तो मैंने उसी का यूज किया यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे तीसरे समीकरण को पकड़ लिया। अब तीसरे समीकरण की जगह आप दूसरा भी ले सकते हो, पहला भी ले सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने काम किया है वैसे आप सेकंड में कर लो, फर्स्ट में कर लो, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। देखो भैया, मेरे पास में ए बी की पावर एन प्लस का 2 बराबर ए की पावर एन प्लस का 2 और बी की पावर एन प्लस का 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा कि यहां पे मेरे पास में एन प्लस का 2 था, तो यार साफ सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे ए बी को एन प्लस 1 लिख दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो टुकड़ों में तोड़कर लिखना भी चाहूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए बी की पावर एन प्लस का 2, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या, ए बी की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में ए बी की पावर 1। जब आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो। तो बस मैंने वही किया, एन प्लस 2 को तोड़ दिया, एन प्लस 1 मल्टीप्लाई में ए की पावर 1 से। उसी प्रकार यहां पर था कि ए की पावर एन प्लस का 2 था, तो मैंने ए की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में ए लिख दिया। बी की पावर एन प्लस का 2 है, तो बी की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में बी है। आप देख सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पे ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 जो है, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे कि इस स्टेप से हम यहां पर कैसे पहुंचे, ए बी की पावर एन प्लस का 1 है, तो मैं पर्सनल अलग करूंगा यहाँ पे, तो ए की पावर एन प्लस का 1 और बी की पावर एन प्लस का 1 आपके सामने होगा, और आपका ए बी देखो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर भी ए की पावर एन प्लस का 1 जो है मैंने बाहर लिख दिया, और ए मल्टीप्लाई में बी की पावर एन प्लस का 1 और आपका बी ऐसे कैसे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में जो लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से ए की पावर एन प्लस का 1 कैंसिल हो चुका है, और राइट कैंसिलेशन रूल से आपका ये बी वाला पोर्शन कैंसिल हो चुका है। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचेगा बी की पावर एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में ए, और ए मल्टीप्लाई बी की पावर एन प्लस का 1। अब हमने क्या किया, मैंने दोनों तरफ ए की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ए की पावर एन और बी की पावर एन प्लस 1 को मैंने टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया, बी की पावर एन और बी डॉट में ए इज इक्वल टू में ए की पावर एन मेरे पास में है और मल्टीप्लाई में ए है और बी की पावर एन प्लस का 1। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ए की पावर एन प्लस का 1 और बी की पावर एन प्लस का 1,
थोड़ा आगे चले, इसको हमने पेटी पैक कर दिया। भाई हमारे पास ए और बी है और दोनों की पावर सेम है, तो ए बी की पावर एन प्लस का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इस साइड में देखो, ए की पावर एन, बी की पावर एन, और बी मेरे पास में है, तो मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया, ए की पावर एन, बी की पावर एन, और मल्टीप्लाई में बी ए कर दिया, बराबर ए बी की पावर एन प्लस का 1। यहाँ पर मैंने क्या करा, ए बी की पावर एन अलग कर लिया और ए बी की पावर 1 को अलग कर लिया, और इधर ए बी की पावर एन है, तो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से आप वहाँ पे लिख देना, लिखा हुआ नहीं है, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो बी ए बराबर में आपका ए बी आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कमेंट करो, समझ में आया नहीं आया, प्रॉपर तरीके से अभी के अभी कमेंट करो। हाँ भाई, तो एसपी शर्मा का ही कमेंट है केवल, कि सर तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर हम प्रूफ कर सकते हैं ना। बिल्कुल, तीनों में से किसी भी एक को लेकर आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आंसर लास्ट तक आना चाहिए। ऐसे नहीं बीच में आपने आंसर को छोड़ दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर लास्ट तक आना ही चाहिए। आप तभी छोड़ोगे जब आंसर आएगा। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं 1000 बार कह चुका हूं आपसे, जब तक सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो पता नहीं किस प्रकार तो एलिमेंट इधर हो रहा है, उधर गया, इधर आ गया, उधर गया, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो मैं यहाँ पे आराम से आपसे बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो और साथ साथ में प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अब बच्चों को दिक्कत 1% भी नहीं है। चलो मैं आगे, चलो मैं फटाफट से, चलो कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अभी के अभी तुरंत। चलो भैया ठीक है, प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेरी 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 मोस्ट आपकी थ्योरम नेक्स्ट आ चुकी है, इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये थ्योरम आपके 4 नंबर में एग्जाम में सीधा टपक सकती है। थ्योरम को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और तुरंत इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखो मैंने क्या कहा था, अलजेब्रा में सवाल को पढ़ने का सिंपल तरीका होता है, पहले उसको पढ़ो, उसमें जो चीज आपको आती है उसको देखो और परखो। प्यारे बच्चों, एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए नॉन वॉइड सेट जी विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि मेरे पास में 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी और स्टार सी, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू जी, और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होते हैं। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, द इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी एंड वाई स्टार ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। अब देखो मैंने आपको कल भी समझाया था और मैं आपको आज भी समझा रहा हूं कि जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, तो उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त। लेकिन पहले थ्योरम को पढ़े तो सही ना, कि थ्योरम कहना क्या चाहती है, आपकी थ्योरम आपसे क्या प्रूफ करवाना चाहती है, इस चीज को हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात को कान खोलकर सुनना भैया, सुनो ध्यान से। प्यारे बच्चों, आपकी थ्योरम आपसे ये कह रही है कि मेरे पास में एक, सबसे पहले मेरे पास में एक
अरिक्त समुच्चय है, मतलब आपके पास में एक नॉन वॉइड सेट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास में कोई समुच्चय है, सपोज करो मेरे पास जी एक सेट है, जी मेरे पास में क्या है, एक सेट है, समुच्चय है, तो उस समुच्चय के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वन टू, कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं नॉन वॉइड सेट, अरिक्त समुच्चय। पहली चीज आपकी क्लियर। दूसरी चीज क्या है भैया, बाइनरी ऑपरेशन। द्विचर संक्रिया क्या होती है भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी और आपकी बाइनरी ऑपरेशन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि द्विचर संक्रिया और आपका समवर्तता गुणधर्म। भैया मेरे पास कोई सेट जी है और उसमें एलिमेंट हैं 1,2,3, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 प्लस में 2 करा तो मेरे पास कितना है 3। यहाँ पे जो स्टार ऑपरेशन यूज लिया है आपने, प्लस लिया है, तो मैंने किसी भी दो एलिमेंट को लेकर कोई ऑपरेशन लगाया है और उसके लगाने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है वो आपका उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन भी फॉलो होगा और आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसे कहते हैं आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो आप समझ गए भैया कि जी हमारे पास होना चाहिए और इस प्रकार की प्रॉपर्टी को दोनों फॉलो करना चाहिए। ये सारे नियम रूल रेगुलेशन सब हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरी गलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है भैया। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ये आपके पास पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसके अलावा इसमें क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है यदि और केवल यदि, ठीक है, दो बातें हैं, ध्यान सुनना। आपके पास में एक अरिक्त समुच्चय है जी और द्विचर संक्रिया आपको एक तरीके से प्रोवाइड करवा रखी है, द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि आपका ये स्टेटमेंट जो है आपका प्रूफ होगा। अब ध्यान सुनना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक होती है मेरे पास में आवश्यक शर्त जिसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। अब आपने यार छोटी क्लासों में, मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आपने इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस के अंदर तो बहुत सारी थ्योरम्स आपने पढ़ी थी। तो वहां पर आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त में क्या करते थे कि आवश्यक शर्त में एक कंडीशन को लेट करते थे और दूसरी को प्रूफ करते थे। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, एक कंडीशन आपकी ग्रुप की है और दूसरी आपको दे रखी है दो प्रॉपर्टी। तो एक बार अगर मैं उनको ग्रुप मान लूंगा तो दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी, और अगर मैं उन दोनों प्रॉपर्टी को मान लूंगा तो मेरा ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन मेरी बात को बिल्कुल गौर करके सुनते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात को गौर करना प्यारे बच्चों। सबसे पहले है मेरे पास में आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन, अब देखो हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इफ आई डबल एफ बोल दो या फिर आप बोल दो यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी थ्योरम के अंदर, वहां पे दो कंडीशन आती हैं, एक आती है नेसेसरी कंडीशन और एक आती है सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन बनती है अगर आपको ये वर्ड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या करवाना चाहती है। प्यारे बच्चों, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है एवं संक्रिया स्टार एक द्विचर संक्रिया है, एवं यह भी माना कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है, देखो 1 मिनट पहले की बात है, मैंने आपसे ये कहा था, मैं बैठ गया हूं टेबल के ऊपर, कोई दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट रुको यार।
हाँ भाई, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दो कंडीशन हैं, एक मेरे पास में आवश्यक शर्त और एक मेरे पास में पर्याप्त शर्त, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अब अगर आपने गौर किया हो तो यहां पे दो बातें बोल रहा था पंच स्टेटमेंट के अंदर। अगर आपको दिख नहीं रहा तो देख लो भी आराम से, हम बैठे नहीं यहीं पे। ये देखो, आप इस स्टेटमेंट को लगातार दो बार पढ़ते रहो। एक अरिक्त समुच्चय जी द्वितीय संक्रिया सहित एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा, इस लाइन पे फोकस करो। यदि और केवल यदि ये दोनों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तो यार, जहां पर यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाए तो वहां पे समझ लेना कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम आवश्यक शर्त में क्या मानेंगे। पहली बात तो आपका जी एक सेट था, समुच्चय था, लेकिन समुच्चय के साथ साथ में जी आपका ग्रुप भी हम मान के चल रहे हैं। और ग्रुप अगर हम मान लेंगे ना, फिर हमें इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। जो दोनों प्रॉपर्टी आपकी पहली और दूसरी, इन दोनों को प्रूफ करेंगे हम, इनको सिद्ध करेंगे। और फिर जो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन आएगी ना, पर्याप्त शर्त, उसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। मतलब जी आपके पास में एक सेट होगा और आपके पास इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, फिर उस कंडीशन के अंदर मुझे इस जी को ग्रुप बताना पड़ेगा, मुझे समूह प्रूफ करना पड़ेगा। मेरी हर एक बात को सुन के अगर आपके दिमाग में कुछ इमेज बन रही है कि सर कह क्या रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है और आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना कि हम किस प्रकार से आवश्यक और पर्याप्त शर्त को करते हैं। आंसर में कुछ नहीं है, आंसर को देखोगे ना उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ जो होगा वो करना कैसे है, उस पर फोकस करना है। मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आप इनको देखो ध्यान से, पढ़ो इसको, रीड करो एक बार। इसको कम से कम 4 बार पढ़ दो फटाफट, अभी के अभी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाँ भाई, पढ़ लिया आपने? कोई दिक्कत किसी को? तो पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि यार बात तो सही है, सर जो बात कह रहे थे ना वो बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर हमें आपका जो जी है वो एक सेट दे रखा है, लेकिन यह भी माना कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है पहली प्रॉपर्टी और आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों को सही प्रूफ करना है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन एंड आल्सो लेट जी कोमा स्टार इज ग्रुप, देन वी प्रूव दैट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। अब इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे लाडले बच्चों, अगर जी आपका एक सेट दे रखा है ना, एक समुच्चय है, तो ये सेट जो है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन को भी फॉलो करता है। लेकिन उसके बाद में हमने लेट कर लिया
कि भैया हमारे पास में जी कॉमा स्टार है, वो आपका एक ग्रुप बना रहा है। अगर ये ग्रुप दे रखा है ना, तो भैया उन चारों प्रॉपर्टी को भूलना मत। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इन चारों प्रॉपर्टी को मत भूलना, क्योंकि अगर हम ग्रुप मान के चल रहे हैं, ये हमने मान लिया है कि भैया जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, तो ये चार प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना क्लियर तरीके से, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, ध्यान से पढ़ना एक ही चीज। चूंकि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, तो प्रतिबंध फर्स्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक सेल्फ ट्रू होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि जब मैंने जी कॉमा स्टार को ग्रुप मान के चला तो पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपकी साहचर्यता गुणधर्म, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी की तरह दिख रहा है। देख लो आप एक बार। और अगर ये अपना साहचर्यता गुणधर्म है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, तो भैया ग्रुप तो मान के चल रहे हैं, और ग्रुप मान के चल रहे हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई, ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन को मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन आप देख सकते हो कि भैया कल ही हमने प्रूफ किया था, याद करो, कि मेरे पास में ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होते हैं। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। याद करो, शायद कल या परसों मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर हमने बातचीत करी थी कि आपका सॉल्यूशन इक्वेशन का एक ही होता है, कभी दो नहीं होते, कभी तीन नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, केवल एक ही होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। आओ देखो, फिर यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट है, देखो भैया यहां पे सेकंड देखो स्किप कर रखा है ना, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका स्किप कर रखा है। तो भैया आप पीछे जाके देखिए एक बार, पीछे जाके देखना, ये का ये स्टेटमेंट आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। अरे मैं दिखा रहा हूं ना आपको, आओ हम पीछे चलते हैं भैया। देखो हमारे पास में जब पीडीएफ पड़ी हुई है तो हम क्यों घबरा रहे हैं, हम दिखा के मानेंगे आपको। ये नहीं था वो, कौन सा था भैया, देखते हैं अभी आराम से। मैंने करवाया था मुझे जहां तक याद है, और उसी सॉल्यूशन को यहां पे चिपकाना है। अगर वो आपने प्रैक्टिस करी है उस सवाल की, वो आपको आता है, तो फिर ये भी आपको आता है, ठीक है। ये रहा भैया वो, देखो अब देखना है, ये मेरे हिसाब से वो, नहीं नहीं ये नहीं है वो, ये नहीं है, थोड़ा ऊपर चलते हैं वो थोड़ा सा, ये रहा, ये क्वेश्चन है वो, ये रहा देखो, ये है वो सवाल, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। ये थ्योरम है 2022 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने आपको बताई थी कि भैया अगर मेरे पास में दो इक्वेशन है, ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, इसको प्रूफ करिए। तो बस इसी को वहां पे चिपकाना है, सेम टू सेम। मतलब पूरी थ्योरम जो है ना भाई, यहां पे इसका सॉल्यूशन जो मैंने करवाया ये, और ये जो मेरे पास में हमने कहा कि इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, हम इसके दो सॉल्यूशन मान लेते हैं x1 x2, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में जाके हम x1 x2 को बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी वहां पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो सोचो, दिमाग लगाओ, अगर सपोज करो ये आपको पहले से याद होता, अब मुझे लगता नहीं है कि किसी को ये याद होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। नहीं करोगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आप मेरे पास ही आओगे, आप बोलो गुरुजी फीस कम कर दो थोड़ी सी, हम आपके स्टूडेंट थे पिछले साल, फीस भी कम नहीं करूंगा और पढ़ना भी आपको यहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है।
क्योंकि पढ़ाया तो मैंने खूब है, आप ये कभी भी मना नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे से कोई बच्चा पूछेगा ना, तो आप यही बोलोगे कि शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन गलती किसकी थी? आपकी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। पढ़ाया सब कुछ है, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम में लिख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपने उसको कभी लिखा ही नहीं। अब एग्जाम में किसी को समझाना थोड़ी है, आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए हाथ तो लिखे भैया, हाथ ने तो प्रैक्टिस करी नहीं आज तक, उसको करवाओ प्रैक्टिस, ठीक है? तो यहां से मैंने वो बात लिखी है, देखो। थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे चलते हैं फटाफट। और कहाँ पहुंच गए थे हम, देखो। पीपीटी के माध्यम से हम कितना आगे पहुंच गए हैं। यही था वो क्वेश्चन। हाँ भाई, थ्योरम थी, ये रही वो थ्योरम। अब यहाँ पे इसका सेकंड स्टेटमेंट तो भैया हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, क्योंकि उसको मैंने पीछे लिखवा रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो दिमाग है, मुझे पता है लगभग 50% बच्चों का जो दिमाग है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो हर एक चीज को अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो बच्चे मेरे साथ साथ में सोच पा रहे हैं, हाँ भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, तो मेरे साथ साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अब 2-3 थ्योरम्स को मिक्स कर दिया तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो गया। आप सोच रहे हो कि यार क्या कह रहे हैं सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पीछे का मैटर आपके क्लियर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने क्लास में एक बैठा जो है बच्चा मयंक है, उससे पूछा कि मयंक खड़ा हो। मैंने उससे पूछा कि एक बात बता, अभी मैंने आवश्यक शर्त करवाई, इसमें क्या माना था कि गुरुजी आपके पास जी एक ग्रुप था और उन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ किया था, ठीक है? तो बैठ जा। मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा करा, मयंक नाम का। हालांकि मयंक को तो मैंने पहले खड़ा कर दिया। राहुल खड़ा हो भाई, राहुल तू खड़ा हो। राहुल से मैंने पूछा कि एक बात बता, अब जो इसकी पर्याप्त शर्त होगी, सफिशिएंट कंडीशन, उसमें क्या करेंगे? वो बच्चा कहता है सर कुछ भी नहीं है, हमने 2 स्टेटमेंट जो प्रूफ करे ना, इनको मान के चलेंगे और ग्रुप प्रूफ करेंगे। मतलब 2 स्टेटमेंट जो माने हैं उनको तो भैया हम मान के चल लेंगे, और भैया जो हमने इसमें माना था उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। देख लो ध्यान से। पर्याप्त शर्त, सफिशिएंट कंडीशन, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है एवं स्टार जी पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया है, ठीक है? यानी कि हमारे पास में जो जी हमारे पास एक सेट है ना, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। लेकिन अब आगे देखना, एवं यह भी माना कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सही है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप होता है। अब यार साफ सी बात है, हमने इस पूरी नोट के अंदर यही तो सीखा है कि अगर मुझे जी कोमा स्टार को एक ग्रुप प्रूफ करना है, तो उस ग्रुप के लिए मेरे को 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आपका इनवर्स एलिमेंट। ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती हैं। लेकिन अपनी ही क्लास में एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम है आयुष। अब आयुष क्या कहता है कि सर एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा बता। वो कहता है कि सर एक बात बताऊं। मैंने कहा बता तो सही भाई, क्या बात है? वो कह रहा है कि सर आपका जो सेट जी है ना, आपका जो सेट जी है, जो आपका जी समुच्चय है, वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। और जो हमने स्टेटमेंट माना था अपना फर्स्ट वाला, वो स्टेटमेंट है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई तू कहना क्या चाहता है? वो बच्चा कहना चाहता है, और वो मेरे से कह रहा है कि सर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, लेकिन 2 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक पहले ही दे रखी हैं। 2 प्रॉपर्टी आपको पहले से दे रखी हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन दोनों बराबर होती हैं। एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी के 2 नाम हैं। तो भैया आपका सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही है।
और आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और जो स्टेटमेंट हम मान के चल रहे हैं उसमें जो पहला स्टेटमेंट था वो आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी साहचर्यता गुणधर्म को पहले से ही फॉलो करता है। तो ध्यान से देखना इसका आंसर। अब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना आराम से कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी एंड आल्सो लेट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड आर ट्रू देन वी प्रूव दैट जी को स्टार इज ग्रुप। यहाँ पे मुझे ग्रुप प्रूव करना है। ध्यान से देखना, पहली प्रॉपर्टी समरसता गुणधर्म, क्योंकि आपका जो स्टार है एक द्विचर संक्रिया है भाई, आपकी जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करती है। अगर बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेगी तो समरसता गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी, वो लिख रखा है यहाँ पे। और सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी साहचर्यता गुणधर्म, हम स्थिति कंडीशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि जो आपकी साहचर्यता गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो चुकी है। देख लो आराम से। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो हमने क्या करा कि मेरे पास में ए एलिमेंट है, E1 E2 मैंने क्या मान लिया भैया, दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए। फॉर ए हमारे पास में E1 E2 बिलोंग टू जी, मेरे पास में ए स्टार E1 करा तो साफ सी बात है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही एलिमेंट मिलता है जो आपने मल्टीप्लाई में किया था, क्योंकि तत्समक अवयव किसी भी मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए स्टार E1 बराबर में ए, E2 स्टार ए बराबर में ए। लेट माना कि बी बिलोंग टू जी, तो बी स्टार E1, अब साफ सी बात है कि यार मेरे पास में बी स्टार E1 करूंगा मैं। अब यहां पे देखो मेरे बात सुनना ध्यान से, ये आपको दो प्रॉपर्टी कहां से पता है भैया, ए स्टार एक्स बराबर बी, वाई स्टार ए बराबर बी। याद कर लो मैं कहां से लिख रहा हूं, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो ए स्टार एक्स बराबर बी मेरे पास में है और वाई स्टार ए बराबर बी मेरे पास में है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे बी बराबर क्या है, बी बराबर है वाई स्टार ए। मैंने दोनों तरफ आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्टार E1 बराबर मेरे पास में वाई स्टार ए स्टार E1। अब ध्यान से देखना, ए स्टार E1, ठीक है, ए स्टार E1 कितना है मेरे पास में ए, बी स्टार E1 बराबर वाई स्टार ए, तो यहाँ पे देखो बी स्टार E1 बराबर मेरे पास बी आ गया। तो देखो ए स्टार E1 बराबर ए था, बी स्टार E1 बराबर में मेरे पास बी आ गया। उसी प्रकार मेरे पास में सेकंड जो हमने एलिमेंट माना था E2 बराबर में बी, तो यहाँ पे E2 के लिए काम कर लो, तो मेरे पास E2 के लिए काम करेंगे, E2x बराबर मेरे पास ये आ गया और E2 स्टार बी बराबर मेरे पास बी आ गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः E1 दक्षिण तत्समक अवयव है एंड E2 मेरे पास में लेफ्ट साइड का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो E1 E2 और E मेरे पास में एक ही एलिमेंट है, लेकिन मैंने E1 E2 क्यों माने थे, क्योंकि E1 मेरे पास में है अपना राइट और E2 मेरे पास में लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बता दिया है। देख लो सिंपल। उसके बाद में आप कह सकते हो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो E1 E2 सारे बराबर ही होंगे, कोई अलग अलग नहीं हो सकता है। ये भी हमने पहले प्रूफ कर दिया है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो तत्समक होता है वो यूनिक होता है, लाखों में एक होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होते हैं। हेंस ई इज द राइट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E2 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड आप लिख सकते हो कि E1 E2 बराबर E, बिकॉज क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। उसके बाद में यहां पे अपन बात करते हैं प्रतिलोम अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट। माना कि A बिलोंग टू G एवं यह भी माना कि XA और YA इसके क्रम से X मेरे पास में राइट और YA मेरे पास में लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट हैं। अब यार साफ सी बात है, मेरे पास में जैसे कि ये है XA, XA मैंने माना कि मेरे पास में राइट इनवर्स एलिमेंट है और YA मेरे पास में लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट है। किसी भी इनवर्स एलिमेंट को आप किसी भी आइडेंटिटी मतलब किसी भी इनवर्स एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इस प्रॉपर्टी के बारे में तो हम
बहुत पहले से जानते हैं। जैसे कि ये मेरे पास में ए है, ठीक है, ये क्या हो गया, इतना बारीक पेन कैसे चल रहा है। हाँ भाई, तो हमने क्या कहा भैया, तो ये बात तो हम बहुत पहले जानते हैं भैया, बहुत पहले से, कि अगर ए स्टार, और अगर मैं यहाँ पे किसी भी इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो हमने मान के चले हैं कि मेरे पास में एक्स ए अपना राइट इनवर्स एलिमेंट है। अगर राइट इनवर्स एलिमेंट है तो ये मान के चल सकते हैं, ये मेरे पास में लेफ्ट का, वो राइट का। समीकरण नंबर 3 4। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ए स्टार एक्स ए बराबर में ई, ये आपको दे रखा है समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। हमने क्या करा कि यहाँ पे दोनों तरफ वाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे हमने वाई से मल्टीप्लाई किया, आप देखो वाई ए स्टार ए अलग कर लिया मैंने, और एक्स ए को अलग कर लिया। अब यहाँ पे कितना आ गया, वाई ए मेरे पास में आ गया। अब मुझे बताओ कि वाई ए स्टार ए समीकरण नंबर 4 से कितना है मेरे पास में ई, मैंने इसको ही कर दिया, तो एक्स ए बराबर में वाई ए आ गया। कहने का मतलब है कि जो हमने इनवर्स एलिमेंट अलग अलग माने थे, एक्स ए और वाई ए, वो भी दोनों बराबर आ गए। कहने का मतलब है कि इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, इसका मतलब दोनों बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब आपका जो ये ग्रुप है, ये जो सेट मेरे पास में है, वो इनवर्स एलिमेंट को रखता है। और अगर इनवर्स एलिमेंट को रखेगा, साथ साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट को भी रखेगा, और प्रॉपर्टी किसकी, साहचर्यता की प्रॉपर्टी रखेगा, और समवर्तता की प्रॉपर्टी रखेगा, चारों गुणधर्म अगर कोई सेट रखता है तो ग्रुप बन जाता है। बस देख लो आराम से। तो यहां पे इस पूरे डेरिवेशन में कहीं पर कोई समस्या है? अब एक राज की बात बताऊंगा आपको, लेकिन कमेंट करिए आप एक बार। इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करिएगा। पूरी थ्योरम में, पूरे क्वेश्चन में एक राज की बात है, बहुत ही शानदार बात है, लेकिन आप एक बार कमेंट करोगे ना, तभी मैं आगे चलूंगा। एक राज की बात है बहुत बड़ी, फटाफट कमेंट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा वो राज की बात क्या है और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। फटाफट से कमेंट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आगे चल पाऊंगा। यहाँ पे एसपी शर्मा का ही कमेंट आया था कि सर ये आपने पहले करवा दिया। बाकी किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया, किसी भी बच्चे का, ये पहले करवा दिया था या नहीं करवाया, कुछ भी कमेंट नहीं आया। इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो आप, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया है तो डन, और अगर नहीं आया है तो नोट डन, ये लिख दो। मोहित कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया। तो राज की बात जो है ना, बताऊंगा आपको मैं, लेकिन पूरे कमेंट करो पहले आप एक बार, तभी बताएंगे। हाँ भाई, बाकी बच्चे मुझे लगता है कि सो गए हैं, क्लास चल रही है, लेकिन वो बाकी सो गए हैं, ठीक है, इसलिए वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चलो, तो जो राज की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बताऊँ सभी को, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं दो चार बच्चों को छोड़ दूं। राज की बात क्या है, सुनना ध्यान से।
मैं 2-4 बच्चों को छोड़ दूं ना, उनके अलावा जितने भी बच्चे हैं ना, उसको ये थ्योरम सही तरीके से समझ में नहीं आई है। अब मैंने पूछा कि डाउट पूछ लो। अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार डाउट पूछें, समझ में तो नहीं आया मेरे को, ठीक है, लेकिन अब डाउट पूछे क्या, पीछे का पड़ा हुआ है नहीं। अब डाउट पूछे क्या, कहाँ से पूछे डाउट, तो इस चक्कर में वो डाउट पूछते नहीं है। अब मैं 2-4 बच्चों के नाम नहीं ले रहा जो पढ़ रहे हैं ना, लगातार लाइव ले रहे हैं, क्लास डेली पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। आपको तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मैं हर एक कंडीशन से अवगत करवा रहा हूँ आपको मैं। होता है ना कई बार बच्चे के मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि यार ये मास्टर पढ़ा रहा है लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वो मैं हर बात बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो लगातार स्पीड को बढ़ा रखी है वीडियो की, 1.5 गुना 2 गुना कर रखी है, और फिर वो बाद में पढ़ेंगे थ्योरम को और फिर सोचेंगे कि यार समझ में नहीं आई थ्योरम, यार समझ में थ्योरम नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, उसका कारण आपके पास है। एक तो आपने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी होगी, जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने पीछे का कुछ लिखा देखा ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी। क्या समझ में आएगा, राग समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो एक बार मैं इस थ्योरम का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद में थ्योरम 4 नंबर में आने लायक तैयार है और हम इसको कर भी सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो मैं इसका क्विक रिवीजन एक बार करवा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपके पास में इफ एंड ओनली इफ की एक कंडीशन है मेरे पास में, एक मेरे पास में है आपकी आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। इसमें ग्रुप मानेंगे, ग्रुप मान के चलेंगे और दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। दोनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक प्रूफ हो चुकी हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को पीछे से कॉपी पेस्ट करना है, आपको लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड हमारे पास में सफिशिएंट कंडीशन, इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को मान के चलेंगे और हम ग्रुप प्रूफ करेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में ग्रुप का नाम आया, वो 4 प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास में क्लोजर जो है वो आपकी ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई है, दूसरी प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है मेरे पास में, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो बच्चों के बहुत कम समझ में आया है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चों को बहुत कम समझ में आया, लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा कि यार कर लेंगे, यार देख लेंगे। एजे सर को सब पता है कि कहाँ दिक्कत आपको आएगी और कहाँ नहीं आएगी। ये वाला जो पॉइंट है आपकी समझ में नहीं आया था क्योंकि मैंने इसको सही तरीके से समझाया नहीं आपको बिल्कुल भी। बस मैं तो देख रहा था आप कि कमेंट करते हो या फिर आप छोड़ देते हो चीज़ों को। ये मैंने समझाया नहीं था आपको, बस मैं तो ऐसे नॉर्मली चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे करके आगे चला गया था मैं। लेकिन आपने किसी ने कमेंट किया नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा 2-4 बच्चों को। बाकी जो बाद में रिकॉर्डेड पढ़ेंगे ना उनको कुछ समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी नहीं है, मैंने हमारे पास E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए, ठीक है ना। मेरे पास में एक आपका E1 और एक मेरे पास में E2, दो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए। हमने कहा कि अगर मेरे पास ए एलिमेंट है और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो ये तो मेरे पास में है आपका लेफ्ट नहीं है, ये राइट है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक मेरे पास में होगा A2 स्टार A बराबर में A। तो ये मेरे पास जो होगा इसे कहते हैं अपन लेफ्ट कहेंगे भी इसको ना, इसे कहेंगे हम लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसे कहेंगे अपन लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। बात क्लियर। तो बस अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। यहां पे मेरे पास E1 है, मेरे पास में E2 है। अब उसके बाद आप जानते ही हो कि यहाँ पे A स्टार X Y स्टार A बराबर B, ए कहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो पीछे कहानी हमने देखी थी वहां से लिख रहे हैं हम। अब यहां पे अब जानते हैं कि ये होता है,
तो भैया हमने कहा कि मेरे पास ए स्टार एक्स बराबर बी मेरे पास में है, और ऊपर देखो एक बार आप, यहाँ पे ए स्टार इवन बराबर में ए, तो मैंने क्या करा यहाँ पे देखो, बी बराबर वाई स्टार ए है, तो बी बराबर देखो वाई स्टार ए को लिया, दोनों तरफ इवन से मल्टीप्लाई कर दिया। इवन से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो ए स्टार इवन, तो ए स्टार इवन का मान ए मेरे पास में, तो वाई स्टार ए आ गया मेरे पास, तो बी स्टार इवन बराबर वाई स्टार ए का मान कहाँ है, ये रहा बी, तो मेरे पास बी आ गया। अब आप ये सोचो कि यहां पर अगर इवन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, तो देखो बी का जब मैंने यहां पे ऑपरेशन करवाया इवन के साथ, तो यहां पर बी नहीं मिलता। आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो देख लो आप यहां पे बी स्टार इवन, तो मेरे पास बी आया है, तो इसका मतलब है कि इवन तो आपका राइट आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो चुका है। अगेन पुनः दोबारा ए टू स्टार बी बराबर ए स्टार एक्स, देखो यहाँ पे बी बराबर कितना है ए स्टार एक्स, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे ई टू स्टार ए बराबर मतलब मल्टीप्लाई में आपका एक्स है या फिर स्टार एक्स मेरे पास में है, और ई टू स्टार बी मेरे पास में है। अब ई टू स्टार ए जो मेरे पास में है वो मेरे पास कितना है ए, तो मैंने यहां से चुपके से इसको ए लिख दिया, और आपने देखा कि ए टू स्टार बी बराबर में कितना है मेरे पास में ए स्टार एक्स, और ए स्टार एक्स का मान बी मेरे पास में है। तो आपने देखा कि बी एलिमेंट को जब मैंने ए2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो भी मेरे पास बी आया है, इसका मतलब E1 भी और E2 भी दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी छेड़खानी उसने नहीं करी है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास E2 और E1 मेरे पास दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हो चुके हैं। E2 अपना लेफ्ट है और E1 अपना राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है, और तीनों बराबर होते हैं, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम के माध्यम से प्रूफ किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता, एक वैल्यू होगी इसके अलावा नहीं होगी। उसी प्रकार यहाँ पे इनवर्स वाला तो आपको समझ में आ गया था कि मेरे पास में एक तो x है और एक मेरे पास y है, दो मेरे पास इनवर्स एलिमेंट है, ये x बराबर y है। क्यों आ गए, क्योंकि दुनिया में इनवर्स एलिमेंट एक ही होता है, किसी एलिमेंट का दो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो बस ये आपका थ्योरम है। कुछ दिक्कत है तो अपने आप से बातचीत करिएगा, खुद अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करना, और फिर देखना कि आपको समझ में आया नहीं आया, कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस बात को समझना। थ्योरम्स को देखकर डरोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे ना, नुकसान उसमें आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। और भैया एक बात और बता देना, इस तरीके से मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अगर आपकी पढ़ाई की इच्छा नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो मेरे हिसाब से पीपीटी के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है। और सोचो 1 घंटे की क्लास में हमने 2 थ्योरम करी है, ये 2 घंटे में भी पॉसिबल नहीं थी, 2 घंटे के अंदर भी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ, दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भैया आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चलो भाई धन्यवाद। और बता देना आप एक बार, अगर इस तरीके से आपके समझ में नहीं आ रहा हो मान लीजिए, तो आप मुझे बता देना, हम मेथड को चेंज कर देंगे। लेकिन आप ये मत कहना कि सर सिलेबस थोड़ा तेज करवाओ, क्योंकि मैं तो आपको पता है मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो उस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो धन्यवाद।